हेलो एंड वेलकम बैक टू वीडियो सीरीज जहां हम डिस्कस कर रहे थे हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 7 के बारे में। उसमें हम बात करेंगे आज हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के बारे में स्पेसिफिकली। और आज हम हमारे जो टॉपिक डिस्कशन में लेंगे, जिसका हम समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को, फैक्ट्स को याद करेंगे, वो है इकोलॉजी। अब ये जो टॉपिक है, इसमें एक चीज हमको बहुत जरूरी तरीके से ध्यान रखनी है। वो ये है कि पहली चीज, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं कोई भी पीएससी प्रीलिम्स में, चाहे वो एमपीपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, उसमें जनरली इकोलॉजी से जो टर्म्स जो होते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उस टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में हमको टर्मिनोलॉजीज याद करते हुए चलना है, और जहां टर्मिनोलॉजीज ब्रेकअप कर लेंगे, उनके शब्दिक शाब्दिक अर्थ को समझ लेंगे, किस प्रकार से वो शब्द बना है, उतनी जल्दी हमको मेमोराइज हो जाएंगी। दूसरी चीज जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि कई वैज्ञानिकों के नाम, कई साइंटिस्टों के नाम यहाँ पर आएंगे। तो उन साइंटिस्ट के नाम भी हमें याद करना है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठ के आता है। तो इस इकोलॉजी में दो चीजें हमको हमेशा दिमाग में रखते हुए पढ़ना है। सबसे पहला, कि कोई नया टर्म आया तो वो टर्म को याद करना, और उस टर्म का संबंध किस कंसेप्ट से है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, कोई वैज्ञानिक का नाम और उन वैज्ञानिक का क्या कंट्रीब्यूशन था, और क्या वो कंट्रीब्यूशन कंटेम्परेरी टाइम्स में क्या रेलेवेंस रखता है। तो चलिए इसी नोट पे हम चालू करते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी। अब देखिए, इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी बेसिकली वर्ड जो है वो ऑइकोलॉजी से आता है, ओ ई के ओ वाले ऑइकोलॉजी से आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये वर्ड आता है ऑइकोलॉजी, ऑइकोलॉजी। और ये जो टर्म था ये कॉइन किया गया था किसके द्वारा? अर्नेस्ट हेकेल के द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया था, ऑइकोलॉजी। इसके अनुसार ये होता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो जीव है, वो अपने आसपास के पर्यावरण में, अपने एनवायरनमेंट में किस प्रकार से रहता है और क्या क्या गतिविधि करता है, उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। लोगोस का मतलब ही होता है स्टडी करना, और इको मतलब कोई इंडिविजुअल जो कि अपने आसपास के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में किस प्रकार से रहता है, उसकी स्टडी को करना हम इकोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे कोई एक चींटी है, चींटियों का अड्डा होता है, आपने देखा होगा जमीन के अंदर जनरली होता है। तो किस प्रकार से एक चींटियों का वहां पर अड्डा होता है, जमीन के अंदर वो रहती हैं, किस प्रकार से वहां पर वो बरो करती है, गड्ढा बनाती है, रानी कहाँ पर रहती है, रानी अंडे देती है, प्लस वो किस प्रकार से मिट्टियों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ती हैं, पत्तियां काटती है, इंसेक्ट्स को ले जाती हैं। ये जो पूरी उनकी स्टडी होती है एक चींटी को और उसकी स्पीशीज को स्टडी करने को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अब हम समझते हैं इकोलॉजी की अप्रोचेस क्या क्या होती है। इकोलॉजी की दो अप्रोचेस होती है। पहली होती है साइंटिफिक इकोलॉजी, और दूसरी होती है डीप इकोलॉजी। साइंटिफिक इकोलॉजी क्या होती है? जो अभी हमने समझा एग्जाम्पल, कि किस प्रकार से चींटियां रहती हैं, अपने आसपास के माहौल को कैसे देखती हैं। यदि कोई दूसरी एंट कॉलोनी ने अटैक कर दिया, कोई जीव ने अटैक कर दिया, तो चींटी क्या करती है, वहां पर डिफेंस के लिए चली जाती हैं। तो अपने पर्यावरण में किस हिसाब से ढलती हैं, किस प्रकार से रहती है, और इनका इंटर रिलेशनशिप क्या है अपने एनवायरनमेंट से। इसको जब हम साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक इकोलॉजी। वेरी सिंपल। डीप इकोलॉजी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डीप इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम इंसान जो है अपने आप को इस पृथ्वी में, इस पूरे लिविंग एनवायरनमेंट को अपने आप को रखते हुए पढ़ते हैं, और हमारी क्या भूमिका है, हमारा क्या रोल है, कि हम किस प्रकार से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अब हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, पेड़ और ज्यादा काटे जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज हो रहा है, पेड़ ज्यादा काटे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से पेड़ नष्ट हो रहे हैं। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए, और वन जो है उनको, वन संसाधन जो है उनको कंजर्व किया जाए। डीप इकोलॉजी जो है, ये जो टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट है, और एक कॉइन की गई थी, कॉन्सेप्ट दिया गया था अर्नेस्ट नाइस के द्वारा 1973 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पर अब दो वैज्ञानिकों के नाम आ गए, एक अर्नेस्ट हैकेल और एक आर्नेस्ट नाइस का नाम आ गया। अब डीप इकोलॉजी से ही संबंधित एक कंसेप्ट आता है, जो कि है इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। ये इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जो वर्ड है, ये अभी कंटेम्पररी टाइम्स में 2022, 23 और 24 वाले समय में भी बहुत ज्यादा चल रहा है, चर्चाओं में रहा है। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जो है, ये डायरेक्टली लिंक्ड है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम सतत विकास भी कहते हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि हम अपनी रिसोर्सेज जो है हमारे आसपास की, जो पृथ्वी पर नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको हम इस प्रकार से यूटिलाइज करें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस है उनके लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो, मतलब उसको जस्टिसेबल मैनर में हम उसको यूज करें। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि हम इस प्रकार से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूज करें ताकि हम क्या कर सके, समाज में, सोसाइटी में क्या कर सके, परिवर्तन ला सके, कंप्लाइंस ला सके उस चीज को लेके, ताकि हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से सोसाइटी में चेंज लाए, सोसाइटी के एटीट्यूड में चेंज लाए, जिसकी वजह से क्या अचीव कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर ईवी व्हीकल्स को यूज करना। ज्यादा से ज्यादा अगर हम ईवी व्हीकल्स को यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है, जो हमारे व्हीकल, जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, वो कम हो जाएगा। और सोसाइटी अगर इसको ज्यादा से ज्यादा अप्रोच को अपनाएगी तो उसकी वजह से क्या रीच कर सकते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, गोल को। फॉसिल फ्यूल का यूज रिड्यूस कर लेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हम अचीव कर पाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। और ये जो टर्म दिया गया है ये जॉन बेनेट के द्वारा दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीपीसीएस 2020 के प्रीलिम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो तीन साइंटिस्ट कौन कौन से हो गए हमारे पास, अर्नेस्ट हैकेल, आर्नेस्ट नीस और जॉन बेनेट। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। अब इकोलॉजी को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं, इसकी स्टडी को भी सब डिवाइड कर सकते हैं। दो प्रकार से डिवीजन आता है। सबसे पहला आता है ऑटो इकोलॉजी और दूसरा आता है सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स एनवायरमेंट, कि उसके आसपास का पर्यावरण कैसा है और उसके पर्यावरण के हिसाब से उसको हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर चीता, चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे कूनो पालपुर में। तो चीता जो है वो ग्रासलैंड में पाया जाता है। कहां पर? ग्रासलैंड स्पीशीज है वो। तो जहां पर ज्यादा घास है वहां पर चीते को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वो मेन वहीं का है ताकि उसके पास पर्याप्त एरिया हो ताकि वो दौड़ सके और अपना शिकार कर सके। तो हम एक स्पेसिफाइड स्पीशीज को समझ रहे हैं, चीता को, और उसके आसपास के हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं। यदि हम चीता को फॉरेस्ट एरिया में रख देंगे, जैसे कि खूब घने फॉरेस्ट में या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, तो शायद वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। हमको ये चीज कैसे पता चली? क्योंकि हमने चीता के बिहेवियर को स्टडी किया विथ रिस्पेक्ट टू उसके आसपास के एनवायरनमेंट में। इस फील्ड को हम कहते हैं, या इस सब डिविजन को हम कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। सिनिकोलॉजी क्या होता है? सिनिकोलॉजी में हम उसके आसपास, मतलब अब चीता के आसपास के भी सभी ऑर्गेनिजम्स को और उसके एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। जैसे चीता शिकार करने गया, किसका? हिरण का शिकार करने गया। तो हिरण कहाँ से आया, हिरण कौन सी चीज पर आश्रित रहेगा, वो क्या चीज खाएगा, किस कंडीशन में मिलेगा, कब मिलेगा। तो जब हम पूरे आसपास के पूरे एरिया को पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सिन इकोलॉजी। अब जो सिन इकोलॉजी होती है, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, सिन इकोलॉजी में भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स का पूरा एक शेड्यूल देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स का पूरा एक रेंज देखते हैं, है ना, जिसको हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो इस प्रकार से होता है। सबसे बेसिक लेवल पे हमारे पास जो होता है वो होता है इंडिविजुअल। कई इंडिविजुअल मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन। अलग अलग जानवरों की स्पीशीज की पॉपुलेशन मिलके बनाती है कम्युनिटी। खूब सारी कम्युनिटी मिलके और उसके आसपास के एबायोटिक फैक्टर्स मिला के बनाते हैं इकोसिस्टम। कई इकोसिस्टम मिलके बनाते हैं बायोम, और कई सारे बायोम मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। तो ये पूरा क्या हो गया, एक लैडर टाइप की हो गई, जहां पर हमने बेसिक यूनिट से चालू किया, दैट इज इंडिविजुअल या स्पीशीज से पॉपुलेशन की तरफ, फिर कम्युनिटी की तरफ, फिर इकोसिस्टम की तरफ, फिर बायोम की तरफ, फिर बायोस्फीयर की तरफ। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल सर्टेन स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म, जैसे हम उसको समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि बारहसिंगा टाइप का एक जानवर है। यहाँ पर ये जो बारहसिंगा है ये क्या रहता है, किस जगह रहेगा, क्या खाएगा, ये अपनी स्पीशीज में ही रहेगा और अपनी स्पीशीज में ही ब्रीड करेगा। तो इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी इसी की तरह होंगे। तो ये हो गया, हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब ऐसे कई सारे बारहसिंगा साथ में रहेंगे तो उसका हम कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ बारहसिंगा। इसका हम एक और बड़ी एग्जांपल ले सकते हैं कि टाइगर या बाघ, कि टाइगर जो होते हैं वो कई सारे टाइगर्स साथ में रहेंगे और उनकी क्या हो जाएगी, एक पॉपुलेशन हो जाएगी। तो देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, खूब सारे टाइगर्स अपने साथ में रह रहे हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रह रहे हैं। ठीक है,
हो सकता है इनका जेनेटिक मेकअप अलग अलग हो, जैसे टाइगर में एक तो हमारा नॉर्मल टाइगर हो जाएगा और व्हाइट टाइगर हो जाएगा, है ना, सफेद बाघ जो होता है। तो इनको जब हम कलेक्टिवली देखते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, की उस जैसी टाइगर जैसी खूब सारे टाइगर्स है तो उसको हम कह देंगे पॉपुलेशन। अब जब ये पॉपुलेशंस खूब सारी एक जगह पर पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी, मतलब खूब सारी पॉपुलेशन, मतलब टाइगर भी पाया जा रहा है एक एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम पे बारहसिंगा भी पाया जा रहा है, बंदर भी पाए जा रहे हैं, अलग अलग जानवर भी पाए जा रहे हैं, तो उस पूरे को हम कहते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में क्या होते हैं, कम्युनिटी में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ, कम्युनिटी में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब खूब सारे जानवरों की इकट्ठी जनसंख्या, अलग अलग प्रकार है। और जितनी डाइवर्स पॉपुलेशन होगी, मतलब जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, उतनी बड़ी क्या हो जाएगी, वो कम्युनिटी हो जाएगी, उतनी ज्यादा बड़ी वो कम्युनिटी कहलाएगी। ठीक है। अब ये कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये कम्युनिटी अपने बाकी ए बायोटिक फैक्टर्स के साथ कैसे रहती है और क्या रिलेशन रखती है और कैसे इंटरेक्ट करती है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे ये एक वाटर बॉडी है, जैसे पॉन्ड है या तालाब है, ठीक है। इस तालाब में मगरमच्छ है और खूब सारे मगरमच्छ हैं। ये जो खूब सारे मगरमच्छ है इसको हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स या पॉपुलेशन ऑफ मगरमच्छ। अब क्या आएगा कि हिरण आएगा, हिरण यहाँ पर आके क्या करेगा, पानी पीने की कोशिश करेगा। ये जो हिरण यहाँ पर पानी पिएगा, तो जैसे हिरण पानी पीने आता है तो मगरमच्छ इंतजार में घात लगा के बैठते हैं और वो सीधा अटैक करके क्या कर देंगे, इसको खा लेंगे, अपने खाने के रूप में इसको यूज करेंगे। तो जो अटैक किया है यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर हम ए बायोटिक फैक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिए, मतलब हम वाटर बॉडी को भी इन्वॉल्व कर लिए। ये आपस में इंटरेक्ट बायोटिकली तो कर ही रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखिए इस कम्युनिटी में क्या है, इस कम्युनिटी में क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन है और डियर की पॉपुलेशन है, बट ये अपने आसपास की वाटर बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इनका कंप्लीट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ए बायोटिक फैक्टर्स को भी हम देखते हैं। ए बायोटिक फैक्टर्स का क्या क्या मतलब हो जाता है, जैसे रॉक वगैरह, पत्थर वगैरह हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया उस एरिया का, टेम्परेचर के हिसाब से वो कैसे ढाल रहे हैं अपने आप को। जैसे बहुत ज्यादा ठंडी हो गई तो हाइबरनेट कर लेते हैं, लंबी स्लीप पर चले जाते हैं। तो ये अपने आसपास की एनवायरनमेंट के हिसाब से, बायोटिक फैक्टर्स के हिसाब से कैसे एडजस्ट करते हैं, तो इस पूरी मैकेनिज्म को कहते हैं हम इकोसिस्टम। अब अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम्स होते हैं, है ना, और ये अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम्स अलग अलग जगह मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम। अब डेजर्ट इकोसिस्टम कहाँ कहाँ मिलेगा, जैसे इंडिया में भी मिलेगा थार डेजर्ट, अफ्रीका में मिलेगा सहारा डेजर्ट, साउथ अमेरिका में भी हमें डेजर्ट मिल जाएगा, पर ये जियोग्राफिकली दूर दूर है। पर जब मैं कहता हूं डेजर्ट बायोम, तो मैं कलेक्टिवली इन सभी डेजर्ट इकोसिस्टम्स के बारे में बात कर लेता हूं, कि जहां पर भी डेजर्ट इकोसिस्टम्स है उन सबको कलेक्टिवली मैं रिफर कर रहा हूं एज बायोम। जैसे एक्वेटिक बायोम, एग्जांपल के तौर पर एक्वेटिक बायोम। एक्वेटिक बायोम का क्या मतलब हो जाएगा कि जहां पर भी एक्वेटिक स्पीशीज मिलेंगी, उनका एनवायरनमेंट मिलेगा, उनका इकोसिस्टम मिलेगा, चाहे वो लेक हो, पॉन्ड हो, रिवर्स हो, वेटलैंड हो, तो उसका को कंप्लीटली क्या कहलाएंगे, एक्वेटिक बायोम। तो जब सभी बायोम मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के मेन तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एटमॉस्फियर, दूसरा होता है हाइड्रोस्फियर मतलब पानी वाला रीजन, और तीसरा होता है लिथोस्फियर मतलब धरती। ये तीनों कंपोनेंट मिला के क्या बनाते हैं, ये तीनों मिला के बायोस्फीयर बनाते हैं। और ये बायोस्फीयर ही है जहां पर सभी लिविंग स्पीशीज रह रही हैं साथ में और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ चुका है, बट एक बार हम फिर से ऑर्डर देख लें जल्दी से। सबसे पहले बेसिक एक स्पीशीज हो जाएगी जिसको हम स्पीशीज ऑफ या ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल कहेंगे। कई इंडिविजुअल एक जैसे मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। खूब सारे अलग अलग जानवरों की पॉपुलेशन जहां रहती है उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी जब अपने ए बायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती है और उसको हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। कई अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम जैसे मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बायोम्स। जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम मिला के बायोम्स बना दिया डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम मिला के ग्रासलैंड बायोम्स, और अलग अलग सारे बायोम्स बायोम्स मिला के बनाते हैं बायोस्फीयर। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। मतलब अपना ऑर्गेनिज्म मतलब इंडिविजुअल से
बायोस्फीयर तक का उसने पूछा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस, और इन ऑप्शंस में सबसे सही जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पर सबसे पहले इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद लैंडस्केप या बायोम्स आपके आ जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं, जो कि है हैबिटेट और नाइश। हैबिटेट क्या होती है? हैबिटेट वो जगह होती है जहां पर कोई एक स्पेसिफिक स्पीशीज पाई जाती है। मतलब वो प्लेस, वो जगह जहां पर आपकी कोई स्पीशीज पाई जाती है, उसको हम उसकी हैबिटेट कहते हैं। बेसिकली कोई भी स्पीशीज का जो एड्रेस होता है, मतलब वो कहाँ पाई जाती है, उसको हम उसकी हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, एक हैबिटेट कई सारी स्पीशीज को अपने साथ रखता है। जैसे एग्जांपल ग्रासलैंड हैबिटेट, वेटलैंड हैबिटेट, या सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा डेजर्ट हैबिटेट। तो डेजर्ट हैबिटेट में किस प्रकार के स्पीशीज पा जाएंगे? जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कैमल कहाँ पा जाएगा, तो आप बोलोगे कैसे रीजन में पाया जाएगा? डेजर्ट वाले में, हॉट डेजर्ट में पाया जाएगा। और उसके अलावा रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो रेन फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। माउंटेनियस जैसे लॉयंस हैं, जैसे माउंटेन लॉयन कहाँ पाया जाएगा? तो वो माउंटेन्स में पाया जाएगा। तो जो जानवर, जो जीव जहां पर रहता है, जो उसका एड्रेस होता है, वो उसकी हैबिटेट कहलाती है। जो उसके हैबिटेट होती है उसमें कई सारे कारक होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो जाएगा, उसके अलावा उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन हो जाएगी, मतलब उसका एनवायरमेंट, और उस एनवायरमेंट के हिसाब से वो जो जीव होता है उसके हिसाब से वो ढल जाता है। जैसे कैमल जो है, जो ऊंट होता है, वो रेगिस्तानी एनवायरमेंट के हिसाब से ढल चुका रहता है। ठीक है, यदि उसको आप कहीं और ले जाओगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, या आप उसके एनवायरमेंट में अगर आप चेंज करोगे तो वो स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाएगी। और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जब भी आप एनवायरमेंट डिग्रेड करते हो, खराब करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है? स्पीशीज की जो जगह है, दैट इज उनकी हैबिटेट, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से उनके रहने की जगह तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्पीशीज या तो एक्सटिंक्ट होने लगती है, या तो वो कहीं दूसरी जगह क्या कर जाती है? माइग्रेट करने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नीश या नाइश का। तो नीश क्या होता है? बेसिकली नीश एक ऑर्गेनिज्म का रोल क्या होता है उसके हैबिटेट में, वो रोल क्या प्ले करता है, उसको हम उसकी नीश कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे एंट का। तो एंट का बेसिकली प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करती है, वो उसकी नीश कहलाएगी। जैसे कि अलग अलग प्रकार के, जैसे वो रहती कहाँ पर है, मतलब कहाँ रहेगी, तो अपने वो बरोज बना के रहेगी, या तो फिर वो अपने गड्ढे बना के, अड्डे बना के रहेगी। तो जहां पर वो जमीन के अंदर रहेगी और जिस प्रकार से वो रहेगी, उसको हम कहेंगे उसका हैबिटेट नीश। मतलब वो कहाँ रह रही है, दैट इज हैबिटेट उसकी नीश कहलाएगी। दूसरा, वो क्या खा रही है, किस प्रकार से रह रही है, तो उसका हम कहते हैं उसका फूड नीश। फूड नीश का मतलब वो किस प्रकार से खा रही है, कि पत्तियां ले जा रही है, पत्तियां तोड़ के खा रही है, कि जो मृत जीव हैं जैसे छोटे छोटे कीड़े हैं उनको खा रही हैं, तो उसका फूड नीश। और उसका क्या रोल हो जाएगा, कि वो क्या कर रही है? डिकम्पोजिशन का भी काम कर रही हैं। तीसरा जो होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव नीश। मतलब वो किस प्रकार से अपना जनरेशन को आगे बढ़ा रही है। जैसे मेन क्या हो जाती है, मादा जो एंट हो जाती है, मेन जो क्वीन एंट हो जाती है, रानी चींटी हो जाती है, वही जनरली क्या करती है? एग ले करती है। और जो बाकी वर्कर एंट होती हैं वो बाकी पूरी कॉलोनी को संभालती हैं। तो क्या कहलाया जाएगा? उसका रिप्रोडक्टिव नीश कहलाएगा। तो नीश भी तीन प्रकार के बेसिकली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और चीज आती है मल्टी डायमेंशनल नीश का कॉन्सेप्ट, जहां पर हम अलग अलग उसके सारे डायमेंशन की वो किस प्रकार से रह रही है, किस प्रकार से अपने आसपास के रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रही है, उसको हम मल्टी डायमेंशनल नीश भी कहते हैं। तो अगर इन शॉर्ट इन दोनों के बीच के रिलेशन में बताऊं, तो वो ये निकल के आ जाता है कि हैबिटेट इज द एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि वो जानवर कहाँ रह रहा है, एंड नीश इज द प्रोफेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, कि वो काम क्या कर रहा है। तो ये नीश वर्ड याद रखिएगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी स्पीशीज, जो भी अपने इकोसिस्टम में क्या काम कर रही है, क्या फंक्शन अदा कर रही है, उसको हम नीश कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारी बेसिक बातें हो जाती हैं हमारे इकोलॉजी की स्टडी के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इकोलॉजिकल फैक्टर्स। और क्या क्या इकोलॉजिकल फैक्टर्स है
जो कि अफेक्ट करते हैं एक स्पीशीज की लिविंग को और उसके बिहेवियर को। इकोलॉजिकल फैक्टर्स माने वो फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज को या ग्रुप ऑफ स्पीशीज, जिसको हमने पॉपुलेशन या कम्युनिटी भी कहा था, जहां पर अलग अलग स्पीशीज रहती हैं, उनको कैसे प्रभावित करती है, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उन फैक्टर्स को जब हम समझते हैं तो उसका हम कहते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स, और उनको स्टडी करना। तो बेसिकली इकोलॉजिकल फैक्टर्स को हम चार हिस्सों में तोड़ सकते हैं। सबसे पहला क्लाइमेटिक फैक्टर्स, नंबर टू एडेफिक फैक्टर्स, नंबर थ्री टोपोग्राफिक फैक्टर्स और नंबर फोर बायोटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल। जैसे कि कोई रीजन में रेनफॉल बहुत ज्यादा कम है, जैसा कि हमारा डेजर्ट रीजन, तो ऑब्वियसली डेजर्ट रीजन में मिलने वाली जो स्पीशीज होगी, जैसे एग्जांपल कैमल, तो कैमल कहाँ मिलेगा? हमको हॉट डेजर्ट रीजन में मिलेगा, और वो वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसके अपनी इकोसिस्टम के हिसाब से एडजस्ट कर चुका होगा। उसी कैमल का अगर हम उठा के कहीं और ले जाएंगे, एक्वेटिक रीजन में ले जाएंगे, तो वो तैर नहीं पाएगा, हो सकता है डूब भी जाए अगर वो स्विम नहीं कर पाता है तो वो अपने रीजन के हिसाब से क्या था, वो अपने रीजन के हिसाब से ढला हुआ था, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर उस कोई पर्टिकुलर रीजन को असर करती है और वहां की स्पीशीज को इन्फ्लुएंस करेगी, उसके एनवायरनमेंट को। एडेफिक फैक्टर्स जैसे कि सॉइल, एडेफिक फैक्टर माने सॉइल और सॉइल की कंडीशंस। टोपोग्राफिक फैक्टर मतलब एल्टीट्यूड, एक्सपोजर टू लाइट, विंड, माउंटेन्स। जैसे पहाड़ी पे हम हिमालयास पे चढ़ते जाएंगे, तो हिमालयास में हम जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे, वहां पर उतना ज्यादा एल्टीट्यूड के साथ चीजें वेरिएशन आती जाएंगी, और जितनी वेरिएशन आती जाएंगी तो उस हिसाब से हमारा क्लाइमेट भी असर होगा, क्लाइमेट पर भी असर होगा, स्पीशीज पर भी असर होगा। और फाइनली बायोटिक फैक्टर्स की स्पीशीज अपने आप से आपसी स्पीशीज से कैसे इंटरेक्ट करती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिफिक फैक्टर, दैट इज सॉइल। सॉइल से चालू करते हैं। सॉइल बेसिकली होती क्या है? सॉइल जो हमारी अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ की जो सरफेस होती है, जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो सतह होती है, वो सॉइल कहलाती है। सॉइल दो प्रोसेसेस से बनती है। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब क्या होता है? वेदरिंग मतलब जो हमारा पेरेंट रॉक होता है, उसका अपघटन होता है, वो टूटता है, और उसके टूटने के बाद क्या होता है, जो अलग अलग लेयर्स बनती हैं, वो लेयर्स अपने आप को अरेंज करती हैं, जिसको हम पेडोजेनेसिस कहते हैं। पेडोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जिसकी वजह से अलग अलग लेयर सॉइल बनती है, जिनको हम होराइजन भी कहते हैं, जैसे ओ होराइजन, ए होराइजन, ई, बी, सी और आर माने रेगुलेट होराइजन, जो बेस हमारा बेडरॉक भी कहलाती है। अब जो ओ होराइजन होता है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। उसके अलावा जो मिट्टी के अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स होते हैं, वो इनऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या जाता है? जैसे बड़े लेवल के या थोड़े से बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो ग्रेवल्स कहलाते हैं। ग्रेवल से जो थोड़े छोटे होंगे वो सैंड कहलाएंगे। सैंड भी बारीक वाली हो जाएगी तो फाइन सैंड कहलाएगी। फाइन सैंड भी छोटी छोटी और हिस्सों में टूट जाएगी तो उसको हम सिल्ट कहते हैं। और ये सिल्ट जब खूब सारी सिल्ट और छोटे हिस्सों में मिलके इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम मिट्टी या क्ले कहते हैं। तो ग्रेवल मतलब सबसे बड़े पत्थर, उससे छोटे कोर्स सैंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड साइज ये कैसे हैं अरेंज किए यहाँ पर रहे हुए हैं। तो इस आधार पर हमारी अलग अलग मिट्टी बनती है। जैसे फाइन सैंड कहाँ पे मिलेंगी? हमारी डेजर्ट में मिलेगी, तो वहां पे जो आपके जीव मिलेंगे वो उसके हिसाब से एडजस्टेड मिलेंगे, सैंड के रेत पे चलने के अनुसार मिलेंगे। जैसे कि जो ऊंट होता है, ऊंट के जो पांव होते हैं वो कैसे होते हैं कि रेत में धसे ना और उसके हिसाब से वो चल सके, तो उस हिसाब के एडाप्टेशंस वहां के एनिमल्स ले लेते हैं। ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली क्या होता है? जो डेड और डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऊपरी सतह पर डले रहते हैं, वो जो सड़ते हैं, तो वो जो मैटर बनते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं। जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स डले रहते हैं, जो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे रहते हैं, उनको हम लिटर कहते हैं। और वो लिटर जो कि पार्शली डीकम्पोज होते हैं, कैसे होते हैं? विच आर पार्शली डीकम्पोज, जो पूरी तरीके से डीकम्पोज नहीं होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, उनको हम डफ कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है डफ क्या होता है, तो डफ क्या होते हैं? पार्शली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो कि कहाँ पर जैविक पदार्थ होते हैं, तो पूरी तरीके से अपघटित नहीं होते हैं, जो कि हमारी सॉइल की सतह पर मिलते हैं। ठीक है। अब सॉइल में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। अब जीवों का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम? एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, मेगाफोना, मीजोफोना और माइक्रोफोना। देखने में टफ है पर बहुत इजी है। देखो शब्दों को तोड़ते हैं हम। फोना मतलब
एनिमल्स। मेगा माने बड़ा, मीजो मतलब उससे छोटा या बीच का, और माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटा। तो मिट्टी में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं, माइक्रोफोना में आ जाएंगे बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ वगैरह वगैरह। और मेगाफोना मतलब बड़े बड़े, जैसे कि माउस हो गया, रैबिट हो गया, स्नेक हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े जीव हो जाते हैं। इन दोनों के बीच के बचे वो क्या कहलाएंगे, बीच के माने मीजोफोना। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल जैसे वॉर्म्स, जैसे अर्थ वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, कीड़े जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं। तो मेगाफोना, यहाँ पर ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मेगाफोना या मैक्रोफोना, उसके अलावा मीजोफोना, और उससे छोटे माइक्रोफोना। ये क्या है, सॉइल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि क्या से संबंधित है, सॉइल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए, जो सॉइल होती है वो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, अलग अलग हिस्सों से मिलके, इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके बनी रहती है। जैसे किसी में क्ले का कॉम्पोजिशन ज्यादा है, किसी में सिल्ट ज्यादा है, किसी में सैंड ज्यादा है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से बनती है। जब इस मिट्टी में पानी आके मिल जाता है, जब इस मिट्टी में क्या आके मिल जाता है, वाटर आके मिल जाता है, जब सॉइल में वाटर आ जाता है और वो एक सोल्यूशन सा बना लेती है, तो उसको हम क्या कहने लगते हैं, उसको हम सॉइल सोल्यूशन कहने लगते हैं। सॉइल सोल्यूशन में चूंकि सॉइल भी रहती है और सॉइल में अपने आप में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उस आधार पर भी हम एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यदि न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू सॉइल में कम है, इफ देर आर लेस न्यूट्रिएंट्स इन दी सॉइल सोल्यूशन, तो उसको हम कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक। उसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोट्रॉफिक। और यदि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा है, और यदि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूट्रॉफिक, वेयर देर आर मोर न्यूट्रिएंट्स। और इसी से एक वर्ड भी निकल के आएगा, यूट्रोफिमिज्म, या यूट्रोफिमिज्म, या यूट्रॉफिक सॉइल्स, या यूट्रॉफिक वाटर, जहां पर या यूट्रोफिकेशन वर्ड निकल के आएगा। मतलब कोई भी वाटर बॉडी जिसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू या नेचुरली या हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मतलब इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से बढ़ जाती है, तो उसको यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे एडिफिक फैक्टर। अगले फैक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर। हाइड्रो माने पानी, और उससे संबंधित फैक्टर हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर। तो पानी जैसे कि अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि फ्रेश वाटर भी होता है, तो फ्रेश वाटर में जीव अलग रहेंगे। वैसे ही सॉल्टी वाटर जो होगा, सॉल्ट वाटर होगा, उसके जो जीव होंगे वो अलग प्रकार के होंगे, वो अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। मार्शी एरियाज, दलदली जो एरियाज हैं, वो थोड़े से अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। तो ये अलग अलग हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं थर्मल फैक्टर। अगला जो हमारा फैक्टर है वो थर्मल फैक्टर है। और थर्मल फैक्टर हम सबसे पहले समझते हैं टेरेस्ट्रियल लेवल पर। टेरेस्ट्रियल मतलब हमारे जो सतह पर है, सतह पर संबंधित जो भी प्लांट्स है या हमारे फॉरेस्ट है, उनको समझते हैं। उसके हिसाब का हमारा यहाँ पर पहला क्लासिफिकेशन है। देखिए, टर्म्स है, बहुत इजी है। थर्म यहाँ पर लिखा है, थर्म थर्म थर्म। थर्म माने टेम्परेचर, थर्मोमीटर भी वर्ड आता है, थर्म माने टेम्परेचर। मेगा मतलब बहुत ज्यादा, मीजो मतलब उससे कम, माइक्रो मतलब छोटा। यहां तक हम बढ़ चुके थे। और यहाँ पर एक और वर्ड आ जाता है हमारे पास, हेकिस्टोथर्म। ठीक है, मेगाथर्म क्या होता है, यहाँ पर अपन देख लेते हैं। मेगाथर्म मतलब वो प्लांट्स जिनको अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। अपनी ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, वो मेगाथर्म कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन जो ट्रीज होते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में, पृथ्वी के जो इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं, उसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो मेगाथर्म कहलाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मीजोथर्म जिनको क्या चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, हाई टेम्परेचर के साथ साथ थोड़ा बहुत कोल्ड टेम्परेचर भी चाहिए, मतलब ऑल्टरनेटिव स्पेल चाहिए हाई और कोल्ड के, उनको हम मीजोथर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डेसिडुअस जो ट्रीज होते हैं हमारे पूरे के पूरे, वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। माइक्रोथर्म, माइक्रोथर्म का मतलब जो कि जिनको लो टेम्परेचर चाहिए, विच नीड्स लो टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ, जिनको अपनी ग्रोथ के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं माइक्रोथर्म का, जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, जो कि कनाडा, अमेरिका में पाए जाते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, वो इसका एग्जाम्पल है।
और हेकिस्टोथर्म का मतलब होता है जिनको बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, जो कि स्पेशली कहां पर, एल्पाइन क्षेत्र में जो पाए जाते हैं। तो टेम्परेचर के आधार पर भी देखिए हमने क्लासिफिकेशन किया फॉरेस्ट का, कि मेगाथर्म, मीजोथर्म, माइक्रोथर्म और हेकिस्टोथर्म। जैसे मध्य प्रदेश वाला जो हमारा रीजन है उसको मेजोरिटी किसमें आता है, मीजोथर्म वाले रीजन में आता है। जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वो बेसिकली मीजोथर्म वाले रीजन्स कहलाते हैं। रिसेंटली एमपीपीएससी ने अपने एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी था, है ना, कि कौन सा जो हमारा मध्य प्रदेश है वो कौन से रीजन में आता है, मेगाथर्म में आता है, मीजोथर्म में आता है, माइक्रोथर्म या हिस्टोथर्म। तो हमारा मीजोथर्म वाले रीजन्स में आता है। अति तापीय, अतिरेक तापीय, ये वाला प्रश्न ऑलरेडी उसने पूछा था, जो कि वाइस प्रिंसिपल में क्वेश्चन उसने पूछा था। ये तो हो गया थर्मल फैक्टर टेरेस्ट्रियल रीजन पर, है ना। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक रीजन्स पर। एक्वेटिक मतलब हमारे पानी वाले में। तो अब देखिए पानी में क्या होता है, जो मेन फैक्टर होता है वो होती है सनलाइट। देखिए यहाँ पर जो सनलाइट है वो पानी की सतह पर जाएगी और सनलाइट अंदर तक जाने की कोशिश करेगी। जो जोन जहां पर लाइटिंग होती है उसको हम कहते हैं फोटिक जोन, फोटॉन्स से लाइट, फोटिक जोन। और जहां पर लाइट बिल्कुल कम हो जाती है उसको हम कहते हैं एफोटिक जोन। अब जितनी ज्यादा सतह का पानी होगा वो उतना ज्यादा गर्म आएगा, और जैसे जैसे आप गहराई पर जाते जाओगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस आधार पर हम तीन प्रकार के जोन्स क्रिएट करते हैं। अब हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि बिल्कुल ही नई टर्मिनोलॉजी हमारे लिए, ये तीनों टर्म्स हमको याद रखने हैं। तो सबसे पहला जो सबसे ऊपरी जोन बनता है, ऊपरी मतलब बाहर, बाहर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एपी। तो यहां पर हम यूज करेंगे एपिलिमनियन जोन, जो कि क्या होता है, सबसे ऊपरी जोन होता है। और अपर मोस्ट जोन होता है जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, जैसे आप गहराई में जाओगे तो ग्रेजुअली, धीमे धीमे क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। सेकंड जो होता है जोन, वो कहलाता है मेटालिमनियन जोन। मेटालिमनियन जोन, या तो फिर जोन ऑफ थर्मोक्लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोन ऑफ थर्मोक्लाइन। जैसे ही आप इस जोन में आते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, सडनली ड्रॉप होता है, एकदम से टेम्परेचर गिरना चालू होता है। और जो थर्ड और लास्ट जोन होता है जो सबसे ज्यादा ठंडा होता है, वो कहलाता है हाइपोलिम, हाइपोलिम, हाइपोलिमनियन जोन। यहां पर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम पहुंच सकता है, और ये सबसे गहराई वाला जो रीजन होता है वो हाइपोलमनियन होता है। तो जैसे सतह के पास रहेंगे तो एपिलोमनियम, फिर मेटालिमनियन, और फिर हाइपोलिमनियन जोन कहलाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमारे लिए बिल्कुल नई टर्मिनोलॉजीज है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे प्रीलिम से प्रश्न पूछ लेते हैं कि एपिलिमनियन जोन, एपिलिमनियन किससे संबंधित है, तो एक्वेटिक मतलब पानी से संबंधित है, और कैसा जोन है, टेम्परेचर वाला है, मतलब थर्मल जोन है। ठीक है, अगला जो फैक्टर है वो रेडिएशन फैक्टर है। रेडिएशन फैक्टर किस प्रकार से काम करता है, कि जो सन है, सन से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो किसी पौधे को किस प्रकार से मिलती है। कई पौधे होते हैं जिनको जब रेडिएशन की मात्रा ज्यादा होती है तो ज्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं, और कई पौधे ऐसे होते हैं जो कम सोलर रेडिएशन में भी अच्छे खासे ग्रो कर जाते हैं। ऐसे जो पौधे जो कि लो सोलर रेडिएशन में ग्रो कर जाते हैं और जो कि पत्थरों पर पाए जाते हैं, उनको हम कैस्मोफाइट्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए फिर से एक नया वर्ड है क्या, कैस्मोफाइट्स। कैस्मोफाइट क्या हो जाएंगे यदि आपसे पूछा जाए, वो पौधे जो कि कहां पर, रॉक्स पर उगते हैं, पत्थरों पर उगते हैं, जिनको रेडिएशन की मात्रा कम मिलती है, लो रेडिएशन में उगने वाले कैस्मोफाइट्स कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास कुछ नई नई शब्दावलियां हैं, इनको एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं हम, वो है बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में हम बायोटिक इंटरैक्शन को समझते हैं कि किस प्रकार से जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपने इंटरैक्ट करते हैं, और एक दूसरे को या तो फायदा पहुंचाएंगे, अगर वो फायदा पहुंचाते तो उसको हम बेनिफिट प्लस से शो करेंगे, यदि वो नुकसान पहुंचाते तो उसको हम माइनस या हार्म से शो करेंगे, और यदि ना फायदा ना नुकसान तो उसको हम जीरो से या ओ से, दैट इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म से समझाते हैं।
तो बायोटिक इंटरेक्शन को हम इन टर्मिनोलॉजी से डिटरमाइन करते हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं और इनके एग्जांपल्स को लेके हुए समझते हैं। सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों स्पीशीज जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, दोनों स्पीशीज को एक दूसरे की गतिविधि से फायदा है। इसका एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल अपन सब समझ सकते हैं कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, इसका सबसे बड़ी एग्जांपल पॉलिनेशन, कि जो मधुमक्खी होती है वो फूल के पास जाती है, पुष्प के पास जाती है, काय के लिए, उसका रस पीने के लिए। जब ये मधुमक्खी उसका रस पीती है तो क्या करती है, उससे नेक्टर लेती है, बदले में उस फूल के क्या कहती है, परागकण जो होते हैं या पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, उनको अपने पाँव में चिपका लेती है। और जब ये दूसरे फूल की तरफ जाती है तो इस प्रकार से जो फ्लावर्स होते हैं उनके पॉलिन ग्रेन शेयर होते हैं और रिप्रोडक्शन होता है। और बदले में क्या हो रहा है, जो हनी बी है, जो मधुमक्खी है, उसको नेक्टर मिल रहा है। तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं फायदा दे रही है। दैट इज म्यूचुअली, ये एक दूसरे को फायदा दे रही है, इसलिए म्यूचुअलिज्म वर्ड आता है। सेकेंड है कमेंसालिज्म। यहां पर देखिए सेकेंड है कमेंसालिज्म, मतलब एक स्पीशीज को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं काव और काव डंग, गाय का गोबर, और उस पे पल रहे कीड़े एंड बीटल्स। कि गाय ने गोबर तो कर दिया, अब वो जो गोबर है वो एक बीटल्स जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, उनके लिए एक वो इकोसिस्टम ही है जहां पर बैक्टीरियाज और इंसेक्ट साथ में पल सकते हैं। तो बैक्टीरियाज और इंसेक्ट्स या जो बीटल्स हैं उनको फायदा हो रहा है, दे आर पॉजिटिवली अफेक्टेड, बट गाय को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो गोबर करके जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है अमेंसालिज्म। एमेंसालिज्म में एक स्पीशीज को नुकसान होता है और दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका एक एग्जांपल हम लेके समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक बड़ा पेड़ है, जैसे कि अमेंसालिज्म का एग्जांपल एक लार्ज ट्री है। लार्ज ट्री क्या करेगा कि पूरी जो रोशनी है सूरज की अपने पास रोक लेगा और नीचे छांव आ जाएगी। अब इस छांव में छोटे छोटे जो पौधे हैं वो उग नहीं पाएंगे, उनको नुकसान हो जाएगा। पर क्या ये छोटे पौधे इस बड़े प्लांट पर या बड़े ट्री पर कोई इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? नहीं, किसी प्रकार का नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा ट्री इज अनअफेक्टेड, दैट इज जीरो से डिनोट कर रहे हैं, ओ से डिनोट कर रहे हैं। पर जो छोटा पौधा है उसकी ग्रोथ रुक गई क्योंकि उस तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही, दैट इज अमेंसालिज्म। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कमेंसालिज्म और अमेंसालिज्म में बस यहाँ पर फर्क आ रहा है और जो दूसरी स्पीशीज है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कंपटीशन, कंपटीशन में दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई दो प्लांट की स्पीशीज है या कोई भी दो स्पीशीज है, अब उनको पास जो सोर्स है खाने का, फूड का सोर्स है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों स्पीशीज प्रॉपरली उनको फूड को एक्सेस नहीं मिल रहा है। इसीलिए शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से क्या हो गया, उन स्पीशीज को नुकसान हो गया। तो ये हो गया कंपटीशन। तो कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है प्रिडेशन। प्रिडेशन में एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है टिक्स। टिक्स मतलब जुएं जो हमारे बालों में आ जाते हैं, टिक्स। टिक्स क्या करते हैं, बालों में जाते हैं, खोपड़ी में जाते हैं और हमारा खून चूसते हैं। या लीच वगैरह हो गई, वो हमारा खून चूसती है और उल्टा उनको फायदा होता है पर हमको क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रेडेटर्स वर्ड से आता है प्रेडेशन, या तो प्रेडेशन। और पैरासिटिज्म, जैसे पैरासाइट्स जिनको हम कहते हैं, वो ये सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में आप देखो दोनों में कॉमन चीज है कि क्या हो रहा है, एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये बायोटिक फैक्टर जो है ये बेसिकली बायोटिक इंटरैक्शन है जो कि अलग अलग स्पीशीज के बीच में होता है। अब हमारे पास एक और अच्छा कीवर्ड है जहां से पॉसिबल है कि आपका क्वेश्चन बन के आ जाए। वो जो कीवर्ड निकल के आता है वो है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी क्या होती है, ये एक फिनोमिना होता है जहां पर क्या होता है कि जो प्लांट होता है, कोई भी प्लांट होता है, एक प्लांट होता है जो कि एक एंजाइम सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, ये एंजाइम सिक्रीट करता है। ये जो एंजाइम सिक्रीट करता है इसकी वजह से, या केमिकल जो सिक्रीट करता है इसकी वजह से क्या होती है, उसके आसपास के जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दैट इज सराउंडिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है, सराउंडिंग ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, वो बढ़ना रुक जाता है, उनका रिटार्डेशन आ जाता है। तो इस प्रकार की जो गतिविधि शो करते हैं उनको एलिलोपैथी या एलिलोपैथिक या एलिलोकेमिकल्स जो रिलीज करते हैं कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसके दो एग्जाम्पल निकल के आते हैं। एक है
सनफ्लावर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, और दूसरा है यूकेलिप्टस का ट्री। दूसरा यूकेलिप्टस का जो ट्री होता है, यूकेलिप्टस का ट्री होता है, बहुत बढ़िया दो एग्जांपल्स है। इसके अलावा और भी करते हैं पौधे, जैसे ब्लैक वॉलनट वगैरह, ये भी क्या करते हैं, एलिलोपैथिक इफेक्ट शो करते हैं। तो एलिलोपैथिक मतलब कुछ पौधे, जैसे सूरजमुखी का पौधा है, जानबूझ के एक ऐसा एंजाइम सिक्रीट करेगा जिसके वजह से इसके आसपास में जो भी और दूसरी स्पीशीज के पौधे होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को बेनिफिट देने की कोशिश कर रहा है और बाकी जो स्पीशीज हो रही है उनको मारने को कोशिश कर रहा है। तो ये प्रकार का जो बायोटिक फैक्टर में बायोटिक इंटरेक्शन है, ये एलिलोपैथी कहलाता है। आइए जल्दी से एक बार हम कीवर्ड्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कई सारे नए कीवर्ड्स आए हैं। तो कौन कौन से नए कीवर्ड्स आए हैं, सबसे पहले हम यहाँ से चालू करते हैं, सॉइल में चालू करते हैं हम, जहां पर हमने एडेफिक फैक्टर माने सॉइल को देखा था। यहाँ पर हमारे पास नया वर्ड आया था डफ। डफ का क्या मतलब था, जो कि पार्शली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। फिर हमारे पास सॉइल के ऑर्गेनिज्म आए थे, मेगाफोना मतलब बड़े वाले जैसे चूहे, रैबिट वगैरह। मीजोफोना मतलब वॉर्म्स और इंसेक्ट्स। माइक्रोफोना मतलब बैक्टीरिया और फंगाई। उसके बाद सॉइल का जो सोल्यूशन बना था, उस पानी में यदि न्यूट्रिएंट्स कम थे तो उसका हम ओलिगोट्रॉफिक कहते थे, और यदि न्यूट्रिएंट्स ज्यादा थे तो उसको हम यूट्रॉफिक कहते थे। उसके अलावा थर्मल फैक्टर्स में हमने दो क्षेत्र देखे, एक टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन का क्षेत्र देखा, और दूसरा एक्वेटिक रीजन देखा। टेरेस्ट्रियल में हमने देखा मेगाथर्म, वो पौधे या वो प्लांट्स जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए। मीजोथर्म जिनको ऑल्टरनेट चाहिए, हाई और कोल्ड टेम्परेचर। माइक्रोथर्म जो कि लो टेम्परेचर, और हेकिस्टोथर्म जो कि वेरी लो टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं, और इनके एग्जांपल्स भी अपन ने देखे। एक्वेटिक में हमारे पास नई टर्मिनोलॉजीज आई थी, एपिलिमनियन, जो कि सबसे ऊपरी सतह होती है वो एपिलिमनियन कहलाती है। उससे जो नीचे की होती है वो मेटालिमनियन कहलाती है, और उससे भी जो सबसे गहरी वाली होती है वो हाइपोलिमनियन कहलाती है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज देखी। उसके अलावा हमने एक नए प्रकार की स्पीशीज के बारे में पढ़ा जिसका नाम था कैस्मोफाइट्स। कैस्मोफाइट्स क्या थे, वो पौधे जो कि रॉक्स पर उगते थे और जिनको रेडिएशन की मात्रा कम मिलती थी। बायोटिक फैक्टर्स में हमने इंटरेक्शन पढ़ा, म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म, एमिनेंसालिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन और पैरासिटिज्म। और इसी में एक स्पेशल केस हमने देखा एलिलोपैथी का, जो कि सनफ्लावर और यूकेलिप्टस के द्वारा शो की जाती है। तो ये अलग अलग बायोटिक इंटरेक्शन होते हैं और ये बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे पास अलग अलग प्रकार के पौधे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स भी है। कमेंसालिज्म में एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कमेंसालिज्म में, जैसे कि एपीफाइट्स जो होते हैं, या तो फिर जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं, जिनकी स्टेम जो वीक होती है पर वो किसी और लकड़ी या डंडे के सहारे चढ़ जाते हैं, तो उनको फायदा हो जाता है पर नुकसान किसी को नहीं होता है। तो जो एपीफाइट्स या जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं, यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल उसका समझ सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास और है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम लाइकेंस कहेंगे, जहां पर एल्गे और फंगल या फंगस दोनों साथ में मिलकर ग्रो करती है। एल्गे प्लस, यहां पे मैं लिख देता हूं, एल्गे प्लस फंगस, ये क्या करते हैं, लाइकेंस बनाते हैं, या लाइकेंस यही फॉर्म करते हैं, है ना। ये म्यूचुअलिज्म का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि एक जगह एल्गे जो होती है वो क्या करती है, खाना प्रोवाइड करवाती है, और जो फंगस होती है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। और लाइकेंस इसीलिए सबसे पहली जो होती है, कहीं पर भी अगर कोई इकोसिस्टम डेवलप हो रहा रहता है तो सबसे पहली जो स्पीशीज निकल के आती है वो लाइकेंस होती है। लाइकेंस की खासियत क्या होती है कि लाइकेंस जो होती है वो बायो इंडिकेटर भी होती है। यदि आपके यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन क्या करती है, कलर शो करना, चेंज शो करना चालू कर देती है। तो ये थी हमारी बायोटिक इंटरेक्शंस की कहानी और हमारे बाकी सारी टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडॉप्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, और कम्युनिटी के अलावा हम फिर चालू करेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में।